हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय फ्रेंड्स, हिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। और आज का टॉपिक्स है यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9 का चैप्टर 2 है और उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, यूरोप में समाजवाद का उदय कैसे हुआ, ये पहला टॉपिक है। सामाजिक परिवर्तन का युग, समाज में परिवर्तन जरूरी है। ठीक है, बिना परिवर्तन का ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता है या कह सकते हैं कि चल नहीं सकता है। परिवर्तन क्यों आता है समाज में? क्योंकि बढ़ती हुई जनसंख्या और बढ़ते हुए बेरोजगारी जो है अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर देती है। उन्हें लगने लगता है कि उन्हें इस समाज में जीना है और जीने के लिए कुछ काम को करना है ताकि समाज में उसका भी एक स्थान हो, एक जगह बन सके, लोगों के बीच उसकी पहचान बन सके। ठीक है, तो हम लोग आज इसी के बारे में, इसी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अधिकतर क्या होता है कि समाज में जितने भी क्रांति होते हैं वो निचले दबदे से स्टार्ट होते हैं। जैसे कि स्टार्टिंग में हम लोग जानते थे कि राजवंश होता था, राजा का शासक होता था, जिसमें बहुत सारे राजा जो होते थे वो तानाशाही होते थे। कहने का मतलब है कि अपने अधीन का सरकार चलाना, वो जो रूल नियम बना दिए उसी पे हमें काम करना पड़ता था। लेकिन समय के साथ लोग भी बदलते चले गए, लोगों की सोच भी बदलते चले गई, उसकी विचारधारा भी बदलते चले गए। तो युग, इसीलिए इसको बोला जाता है सामाजिक परिवर्तन का युग। तो इसमें 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। इस युग में 3 अलग अलग विचारधारा के लोग थे उस समय। क्या लोग थे? जैसे कि इसमें एक दिया है उदारवादी। ठीक है, उदारवादी को हम लोग सिंपल समझ सकते हैं समान अधिकार। उदारवादी जो लोग होते थे, ठीक है, या बोल सकते हैं उदारवादी संगठन के जो लोग होते थे, उनका विचारधारा यह था कि समाज में सभी लोगों का एक समान अधिकार। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग हम लोग पढ़ते हैं तो पता है कि हर राजा जो है वो अपने अनुसार एक जिस धर्म से वो राजा आता था उस धर्म को अधिक सम्मान देना, बाकी धर्मों के अपेक्षा बाकी धर्मों के लोगों को उतना सम्मान नहीं देना या उनको अधिकार नहीं देना। ठीक है, एक विशेष समुदाय के लोगों को विशेष अधिकार देना और निचले तबके लोगों का विशेष अधिकार ना देना। तो उदारवादी लोग चाहते थे कि समान अधिकार हो, यहाँ पे सभी धर्मों का जो है वो समान अधिकार मिले, सभी लोगों का एक समान अधिकार मिले कानून के तरफ से, राजाओं के तरफ से। ये इनकी विचारधारा था कि समाज में अगर हमको रहना है तो समाज में सबके लिए समान अधिकार का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि स्टार्टिंग में जो है ना धार्मिक, इसलिए मैंने धर्म का नाम लिया क्योंकि स्टार्टिंग में राजा जिस धर्म से आते थे उस धर्म को जो है एक विशेष अधिकार दिया जाता था बाकी धर्मों के अपेक्षा। तो लोगों की सोच थी कि ऐसा क्यों, या उस धर्म के समुदाय के एक विशेष अधिकार है, बाकी समुदाय के एक विशेष अधिकार ना दिया जाए। क्योंकि हमारा देश इंडिया बोलता है कि यहाँ पे जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया तो यहाँ पहला लाइन जोड़ दिया गया कि इंडिया का ऑल पर्सन क्या है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नजर में इक्वल है, बराबर है, यहाँ पे सभी धर्मों का बराबर अधिकार मिले। तो ये उदारवादी लोग चाहते थे कि यहाँ पे परिवर्तन हो और यहाँ सभी को जो है वो एक समान अधिकार मिले। तो हम लोग क्वेश्चन अक्सर पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा एग्जाम में कि उदारवादी से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि उदारवादी एक ऐसी सामाजिक संगठन था जिनका उद्देश्य था कि समाज में सभी लोगों को समान अधिकार मिले, सभी धर्मों को समान अधिकार मिले, सभी को सामाजिक कार्य में समान जगह मिले, समान अधिकार मिले। तो इनका मुख्य उद्देश्य था समानता लाना। क्या उद्देश्य था? समानता लाना, समाज में इक्वालिटी लाना। ठीक है, तो आप इसको लिख दीजिएगा, आपको 3 नंबर, 2 नंबर
का क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, आपको पूर्ण रूप से मिल जाएगा, इससे ज्यादा का नहीं पूछेगा। रूढ़िवाद, रूढ़िवाद को आपको सिंपल में समझने के लिए आपको बता दे रहे हैं पारंपरिक। आपको पूछेगा कि रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं, तो सिंपल सा लिख दीजिएगा कि रूढ़िवाद संगठन के जो लोग थे उनका यह मानना था, या रूढ़िवाद विचारधाराओं के जो लोग थे उनका यह मानना था कि जो परंपरा से चली आ रही है वो चलते रहे, उसमें बदलाव होना चाहिए। इनका भी कहना था कि बदलाव होना चाहिए, लेकिन कैसे, एकदम धीमे धीमे बदलाव होना चाहिए, स्लोली चेंजेस, ठीक है, होना चाहिए। तो ये पारंपरिक को मानता था, परंपरा को मानता था। तो आपसे पूछेगा कि रूढ़िवाद से आप क्या समझते, तो सिंपल सा, रूढ़िवाद विचारधारा के लोग जो है वो परंपरा को मानते थे कि नानी जो है वो नहीं पढ़ी। नानी का कहना था, जैसे कहानी आपको बताते कि नानी बोली कि घर में बेटियों का काम क्या है, झाड़ू लगाना, पोछा करना, खाना बनाना, कपड़ा धोना, ठीक है। नानी आज भी आती है तो कहती है कि वाह, पढ़ लिख के कलेक्टरे बन जाएगी, एक काम नहीं करती है, मम्मी के थोड़ा हाथ नहीं बटा देती, देखो तो किताब लेके बैठी हुई रहती है। ऐसा बहुत सारे घरों में आज भी सुनने को लिए मिलता है। तो नानी को बतलाना होगा कि अब वो परंपरा नहीं निर्वाह करेंगी। कोई जरूरी नहीं है कि घर में भोजन जो है वो स्त्रियां ही बनाए, स्त्रियां बाहर भी काम कर सकती है और घर में भोजन बनाने के काम हम लोग भी कर सकते हैं, या दोनों को मिलके भोजन बना लेंगे, या दोनों को मिलके इनकम ही करेंगे। चेंजेस हो चुका है, परिवर्तन चेंज हो चुका है। तो पारंपरिक जो है वो क्या है, कौन लोग चाहते थे, रूढ़िवाद। तो आपकी दादी क्या हो गई, रूढ़िवाद विचारधारा के लोग हो गए। वो चेंजेस नहीं चाहते हैं समाज में, ठीक है, कि लड़कियों के पढ़ा लिखा के बात करोगे क्या, पढ़ लिख के क्या उनसा बड़का काम कर लेगी। तो ऐसा नहीं नानी, वो रूढ़िवाद विचारधारा का लोग थे, वो चेंजेस। एक आता है आपका रेडिकल। रेडिकल क्या है, परिवर्तनवादी। ये समाज में परिवर्तन चाहते हैं, ठीक है। ये और ये दोनों का काम सेम है। जैसे कि इसमें आपका समान अधिकार सभी को चाह रहे हैं, ये भी चेंजेस चाह रहे हैं, और ये भी चेंजेस चाह रहे हैं कि समाज में कुछ चेंजेस आए, नए कानून बने, नए विचारधाराओं का कानून बने, उस पे हम लोग काम करें, यहाँ पे लोकतंत्र हो। इस तरह छोटे छोटे रेडिकल लोग जो थे, रेडिकल विचारधारा के लोग, ये चाहते थे कि समाज में, क्योंकि ये भी समान अधिकार चाहते थे, लेकिन कुछ कुछ दोनों सेम बोल सकते हैं। आपसे रेडिकल पूछेगा तो हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वहां गलत नहीं होगा, कि रेडिकल विचारधारा का लोग जब आपसे पूछा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि रेडिकल विचारधारा के लोग उदारवादी विचारधारा से के विचार से मैच करता था यह सम्मान, क्योंकि रेडिकल जो है वो समाज में परिवर्तन लाना चाहते थे। इनका काम था परिवर्तन हो, कुछ भी चेंज हो, लेकिन समाज में चेंजेस हो। और इनका कहना था कि समाज में चेंज हो लेकिन सबका इक्वालिटी चेंज हो, और इनका कहना था कि अगर समाज में चेंजेस हो रहे हैं तो कुछ ना कुछ चेंजेस होनी चाहिए। परंपरा जो चलते आ रहा है वो उसका निर्वाह नहीं करेंगे नानी जी। अब हम क्या है कि समाज में आज की लड़कियां हैं हम, ठीक है, हम टिकटॉक भी बना सकते हैं, मॉडलिंग भी कर सकते हैं, डॉक्टर भी बन सकते हैं, इंजीनियर भी बन सकते हैं, सीएम भी बन सकते हैं, गवर्नर भी बन सकते हैं, प्रेसिडेंट भी बन सकते हैं। जैसे अभी हमारी देश की सेकेंड महिला प्रेसिडेंट कौन बनी, मिसेस द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो इस टाइप का चेंजेस होना चाहिए। इनका कहना है कि भैया समाज है तो जब तक समाज में चेंजेस नहीं होगा समाज का विकास नहीं होगा। तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या था, आगे जो है वो समाजवादी विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा क्या है इसको समझते हैं। आपसे क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ सकता है कि समाजवादी विचारधारा से आप क्या समझते हैं। तो आप बहुत सिंपल में इसका आंसर लिख सकते हैं। समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है जो निजी संपत्तियों के विरोध में कार्य करती है और ये समाज में सभी
समुदाय को सम्मान, अधिकार और न्याय के लिए कार्य करती है। ठीक है, सामाजिक विकास के लिए कार्य करती है। तो समाजवादी विचारधारा, आप समझ गए कि समाजवादी विचारधारा जो है वो निजी संपत्ति रखने के विरोध में कार्य करती है। समाज में सभी समुदायों को समान अधिकार मिले, ठीक है, सबको न्याय मिले, समझ रहे ना, सबका विकास हो, इसके लिए यह कार्य करती है समाजवादी विचारधारा। तो समाजवादी विचारधारा के लिए जैसे यहां पे इसके अंदर जो कुछ लोगों ने क्रांति लाया या क्रांति किए, वो लोग जैसे सामूहिक समुदाय की रचना, एक ऐसा समाज का रचना करना था यहाँ पे, ठीक है। रॉबर्ट ओवेन के द्वारा उनका यह कथन है कि समाज में सामाजिक विचारधारा तब जो है विकास होगा जब समाज में एक सामूहिक समुदाय की रचना होगा। समाज में एक ऐसा समाज का रचना करना है कि वहां पे सामूहिक सबकी भागीदारी होना चाहिए। किसी धर्म रिलेटेड, लिंग रिलेटेड, कास्ट रिलेटेड समाज ना हो। आप समझ रहे हैं ना कि ऐसा समाज का संगठन बनाना है जिसमें सभी समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों का उसमें भागीदारी होनी चाहिए। समाज के हर वर्ग के व्यक्तियों का भागीदारी, हर धर्म के लोगों का भागीदारी उसमें होना चाहिए, तब जाके समाज में विकास होता है। किसी एक का हिस्से से या भागीदारी से समाज कभी भी आगे की ओर नहीं बढ़ सकता है। ये इनका मानना था, रॉबर्ट ओवेन का, ठीक है। इनका कहना था एकदम सिंपल भाषा में कि सामूहिक सभी समाज के सभी वर्ग के लोग अगर मिलके एक ऐसे समाज का गठन करे जिसमें सबके अधिकार की बात की जाए, ठीक है। आगे इसी में बोलता है सरकार द्वारा सामूहिक उद्यमों का बढ़ावा देना। इसी में समाजवादी विचारधारा में लुई ब्लॉक का कहना था कि अगर सरकार जो है, सरकार द्वारा जितने भी लोगों के लिए सुविधाएं दी जाती है वो सामुदायिक हो, पूरे समाज के लोग उसका लाभ उठा सके, सब तक उसका लाभ पहुंच सके। मान लीजिए अगर कुआं सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, सरकार के द्वारा कुआं बनाया जा रहा है किसी एक विशेष क्षेत्र में, तो किसी एक विशेष क्षेत्र में जब कुआं बनाया जा रहा है और उस क्षेत्र में अलग अलग वर्ग के लोग रहते हैं, ठीक है, अमीर, गरीब, कास्ट से रिलेटेड लोग, तो इसका ये अर्थ नहीं होना चाहिए कि किसी विशेष वर्ग के लिए वो कुआं बनाया जाए। नहीं, वो कुआं अगर बनता है तो ऑल पर्सन के लिए बनना चाहिए। यही इनका कहना है कि सरकार द्वारा जितने भी कार्य जो है वो बढ़ावा देनी चाहिए ताकि उसका लाभ जो है ऑल जनता, ऑल पीपुल जो है उठा सके, हर वर्ग के व्यक्ति उसका लाभ उठा सके, ठीक है, कोई विशेष व्यक्ति नहीं। वो इसका विरोध करते थे कि सरकार के द्वारा जितने भी सुविधा दिया जाए जनता को, उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सड़क बनाया गया है तो इस पे केवल जो है कुछ वर्ग के या बड़े लोग ही सफर कर सके, ऐसा नहीं। अगर कुछ पार्क बनाया गया हो तो उसका भी लाभ, अस्पताल बनाए गए हों तो उसका भी लाभ किसी विशेष लोगों को ना मिलके पूरे समाज के लोगों को मिले। ये सामाजिक विचारधारा के लोग थे। इसी में संपत्ति पर पूरे समाज के नियंत्रण होना चाहिए। ये कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स का कहना था, ठीक है। इनका सोच था, कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स का कहना था कि संपत्ति पे किसी विशेष व्यक्ति का अधिकार ना होकर पूरे समाज का अधिकार होना चाहिए, जिससे पूरे समाज का जो है क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। अगर हम संपत्ति को किसी विशेष व्यक्ति निजी हाथ में दे दें, जैसे आज हमारा देश लोकतंत्र है, एक उदाहरण के तौर पे आपको समझाते हैं,
लोकतंत्र है तो आपका पूरा हक है कि आप सरकार से पूरा बायोडाटा मांग सकते हैं कि सरकार, आप देखते हैं ना कि कोई चीज सेशन पास होता है तो उसमें बताया जाता है कितना का बजट मिला। जैसे मुखिया हम बात करते हैं कि मुखिया को फंड मिला, कि मुखिया को 5 साल में 5 करोड़ जो है 8 करोड़ उसको फंड दिया गया है कि आप 8 करोड़ जो है अपने गांव के लिए विकास कर सकते हैं। ये मुखिया को इतना दिया गया है। अब मुखिया अगर ये फंड का लाभ उठाता है और ये लेता है तो बाद में हम जनता हैं, हम उनसे सवाल कर सकते हैं कि इन्होंने ये फंड को कहां कहां खर्च किया। तो संपत्ति जो है वो पूरे जनता के नियंत्रण में है। लेकिन राजशाही में ऐसा आप नहीं पूछ सकते थे कि उस निजी संपत्ति जो रखे हैं आपके पास ये संपत्ति कहां से आया। उस समय क्या होता था, जमींदार होते थे जो जमीन को रखते थे और लोगों को कार्य करने के लिए देते थे, उन पर टैक्स लिया जाता था। काम आप उस पर किए तो आधा उसको दे देना है। तो इसका विरोध ये करते थे। इनका कहना था कोई जमीन किसानों को दे दिया जाए ताकि किसान आसानी से खेती करे, अपने लिए जिए कुछ। तो कहने के लिए इनका सिंपल संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए, ना कि किसी एक विशेष व्यक्ति का अधिकार होना चाहिए। समझ रहे हैं ना, ये दोनों का मानना था। तब जाके समाज जो है वो आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। इसी में बोलता है कि समाज में एक और चीज क्रांति आया। क्या क्रांति आया? औद्योगिक समाज। औद्योगिक समाज से आप समझ चुके होंगे कि छोटे छोटे कारखाने बैठना स्टार्ट हो गए, ठीक है, उद्योग लगना स्टार्ट हो गए और उद्योगों में जो है कार्य करने के लिए लोगों की मांग स्टार्ट हो गई। लोग उद्योग में काम करने लगे। एक सिंपल सी, लोग इतना काम करते थे, ठीक है, 12 घंटा 14 घंटा काम करते थे और उनको जो है वेतन भी बहुत कम मिलता था। एक व्यक्ति का सही वेतन क्या होता है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक व्यक्ति का सही वेतन क्या होता है कि वो आदमी खुश रहे? तो एक व्यक्ति का सही वेतन ये होता है उस व्यक्ति को समय के साथ उस समाज में, जैसे अगर एक व्यक्ति के इंडिया में अभी प्रेजेंट में उसको कम से कम जो है 10,000 चाहिए, कम से कम में 10,000 उसको सैलरी चाहिए, ताकि उस 10,000 में वो क्या कर सके, अपने घर परिवार को चला सके, जरूरत की वस्तुओं को खरीद सके, ठीक है, जो जरूरत की वस्तुएं हैं। तो उस समय इतना कम वेतन मिलता था कि लोग जरूरत की वस्तुएं तो छोड़ दीजिए, वो जो एकदम नेसेसरी जरूरी है खाने पीने की, वो भी नहीं निकल पाता था। तो इसमें मजदूर बेचारे जहां के तहीं रह जा रहे थे, ठीक है, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, विकास नहीं हो पा रहा था। ये भी एक बड़ी समस्या थी। समस्या इसलिए भी इसको कह सकते थे क्योंकि अगर एक घर में मान लीजिए 4 परिवार रहते हैं, ठीक है, कौन, मम्मी पापा और उनका बेटा और उनका बहू। अब ये 4 परिवार थे तो 1 केजी आटा आता था, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, एक व्यक्ति कमाया, चारों परिवार। अब उनके पोता पोती हुए, उनके जो है एक पॉपुलेशन जो है वो बढ़ते चला गया। अब वहां 1 केजी की जगह में 1.5 केजी 2 केजी आवश्यकता है। इसके लिए इनकम भी बढ़ना चाहिए। अरे इनकम वही रह जा रहा है और खर्चा बढ़ जा रहा है तो प्रॉब्लम होगा। समझ रहे हैं ना, तो वहां पे बेरोजगारी बढ़ते जा रहा था और जो साधन था वो उतना ही था। तो इसमें भी सामाजिक परिवर्तन आना तय था, क्योंकि यहां भी परिवर्तन मांग रहा था उनके हक कि 12 घंटा लोग काम करेंगे और 10 घंटा काम करेंगे और उनको वेतन कम मिलेगा। इसके लिए क्या करना होगा, मजदूरों को संगठित रहना होगा, इकट्ठा होना होगा, तब ना वो अपनी मांगों को मालिकों तक पहुंचा पाएंगे और उसका लाभ उठा पाएंगे। अगर ये संगठित नहीं रहेंगे, टूट जाएंगे और बिखरे हुए रहेंगे तो अपनी आवाज मालिकों तक पहुंचा पाएंगे क्या? एक उद्योग का कोई मजदूर अपने मालिक से ये कह पाएगा कि मेरा वेतन बढ़ा दीजिए? नहीं ना। तो यहां पे एक परिवर्तन आता है।
परिवर्तन ये आता है कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूरोप में समाजवाद का आना जो है वो स्टार्ट हो गया था 1870 के दशक में। वहां सामाजिक परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। ठीक है, 1870 के दशक में वहां सामाजिक परिवर्तन दिखाई देने लगे थे। समाजवाद के लिए समर्थन देने के लिए अधिकतर जो लोग थे उसमें जो कार्य कर रहे थे वो निचले तबके के लोग थे, गरीब, किसान और मजदूर थे। इसमें अधिकतर ये अपने हक के लिए आवाज उठाना शुरू कर दिए थे और इन्हीं के ये लोग अपने कम्युनिस्ट पार्टी, बहुत सारे संगठन, इनका मानना था कि समाज में अगर परिवर्तन चाहिए, मजदूरों को अपने हक के लिए आवाज उठाना होगा तो छोटे छोटे संगठन इन्हें बनाना होगा। संगठन बना के अपने कार्य या अपने मांगों के कंपनी के मालिकों तक, पूंजीपतियों तक अपने बात को ये रख सकते हैं और इन संगठन के लड़ने के लिए एक लीडर होना जरूरी है। तो आपको बता दें कि समाजवाद के लिए समर्थन जो है स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, इंग्लैंड में जो है लेबर पार्टी 27 फरवरी 1900 में बनाया गया। ठीक है, 27 फरवरी 1900 में लेबर पार्टी का गठन हुआ। ठीक है, एक पार्टी बना और 1905 में फ्रांस और इंग्लैंड में, ठीक है, 1905 तक जो है आपका एक लेबर पार्टी का संगठन हुआ और ये लोग जो है मजदूरों के लिए, ये मजदूरों द्वारा बनाया गया हुआ एक पार्टी था जो मजदूरों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, क्रांति कर रहे थे। समझ रहे हैं ना कि मजदूरों के जो मांगे हैं वो मालिक मान ले। ये तब होगा जब क्रांति आएगी। बिना क्रांति के समाज में कोई परिवर्तन नहीं होती है, याद रखिएगा। बिना क्रांति किए समाज में किसी तरह का कोई परिवर्तन ही नहीं होगा। तो समाजवादी विचारधारा आप समझ गए होंगे। ठीक है, सिंपल सा भाषा में समाजवादी विचारधारा आप यहां से लिख सकते हैं कि यह समाजवादी विचारधारा वह विचारधारा है, ठीक है, निजी संपत्तियों के विरोध में ये कार्य कर रहे थे। ठीक है, प्लस में सरकार द्वारा जितने भी सुविधाएं जनता को दी जाए वो सारे जनता को बराबर मिले और सभी जनता तक वो सुविधा पहुंच सके, इसके लिए कार्य करती है। ठीक है, इनका ये भी मानना था कि समाज में अगर बैलेंस बना के रखना है, संतुलन बना के रखना है, तो संतुलन तभी समाज में बन के रहेगा जब वहां सभी लोगों को बराबर हक और अधिकार मिलेगा। अगर किसी एक लोग को अधिक मिल जाएगा तो नहीं होता है। घर में मान लीजिए कि दो भाई बहन में झगड़ा हो जाता है, भाई को थोड़ा अधिक मिल जाता है तो बहन में थोड़ा सा मन मोटा हो जाता है, कहता है कि नहीं मेरे को घर में इज्जत नहीं, मैं तो लड़की हूँ, हमको कोई पूछता नहीं है। ठीक है, अगर लड़की को मिल गया तो नहीं दीदी को बहुत मान होता है और हमको तो कोई पूछता नहीं है। तो कहने का मतलब है कि समाज भी चाहता है कि इस उंगली को में अगर चोट लगे तो दर्द हम ही को होगा, इसमें भी चोट लगे तो दर्द हम ही को होगा, यहाँ भी हम ही को होगा, पांचों में अगर चोट लगे तो हम ही को होगा। पांचों को हमको एक नजर से देखना है, ऐसा नहीं है कि इसमें से इसको हम अधिक वैल्यू दें। तो समाज में जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं सबको हमको इक्वल नजर से देखना है। और जब तक हम इक्वल नजर से नहीं देखेंगे तब तक समाज में बैलेंस बना हुआ नहीं रहेगा। अब बैलेंस अगर समाज में चाहिए तो सबको समान अधिकार देना जरूरी है। समझ रहे हैं ना, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन इसी बात को कहता है कि इंडिया के संविधान के अनुसार, या बोल सकते हैं कि भारतीय संविधान के अकॉर्डिंग पूरे भारत के भारतवासी जो है उस संविधान के अनुसार वो बराबर हक के भागीदारी हैं। किसी को कोई अलग अलग विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, ऑल पर्सन आर इक्वल। फिलहाल अभी जो है यहाँ पे बहुत तरह के लोग जो हैं से संगठन बना रहे हैं इंडिया में भी। ठीक है, यहाँ पे कास्ट रिलीजियस पे बहुत सारे संगठन बन जाते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग हिंदू समुदाय से हिंदू का एक संगठन चलाते हैं,
मुस्लिम समुदाय से मुस्लिम का, क्रिश्चियन से क्रिश्चियन का, हिंदू के अंदर भी बहुत सारे कास्ट है तो कास्ट वाइज समुदाय चलाते हैं। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारे संगठन बनते जा रहे हैं। तो यहां से आप समझ गए होंगे समाजवादी विचारधारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं।